जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिए। यदि आपको इस सब्जेक्ट किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो देखनी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी। यदि अभी तक हमने उस टॉपिक की वीडियो अपलोड नहीं की है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि 24 से 48 घंटे के अंदर आपको वीडियो अपलोड करा दी जाए। तो आइए शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो प्लांट सेल और उसके अंगों पर आधारित है। कोशिका की खोज सबसे पहले रोबोट हुक ने की थी, परंतु जीवित कोशिका की खोज एबी हुक ने की थी। सभी सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका शरीर की रचनात्मक इकाई होती है जो चारों ओर से कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। पर यह बात ध्यान देने के योग्य है कि जो पादप कोशिका होती है उसमें कोशिका झिल्ली तो होती है, लेकिन वो कोशिका भित्ति यानी सेल बॉल से घिरी होती है। इसमें दूसरा शब्द आया है, वो आया है रचनात्मक इकाई। तो रचनात्मक इकाई क्या मतलब है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आप देख रहे हैं कि घर का निर्माण हो रहा है, तो घर का जो निर्माण हो रहा है वो ईंटों से हो रहा है। तो ईंट क्या है, इस घर की रचनात्मक इकाई है। परंतु जो मानव है उसके शरीर का जो निर्माण हुआ है वो कोशिकाओं से हुआ है। तो मानव के शरीर की जो रचनात्मक इकाई है वो सेल यानी कोशिका है। पादप का भी सेल से हुआ है तो उसकी रचनात्मक इकाई भी सेल है। तो आइए अब इसके अंगों को देख लेते हैं। तो आपकी जो स्क्रीन पे आपको प्लांट सेल का जो डायग्राम है वो दिख रहा होगा, उसमें बहुत सारे अंग दिख रहे होंगे जिनको वीडियो में हम आगे अभी एक एक करके बहुत अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम सेल बॉल यानी कोशिका भित्ति को देख लेते हैं। जो सेल बॉल होती है वो कोशिका की सबसे बाहरी लेयर होती है, जो सिर्फ जो पादप कोशिका है यानी प्लांट सेल उन्हीं में ही पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती। ये बहुत ज्यादा कठोर होती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है। इसके अभी हम उदाहरण देखेंगे, बाकी अभी हम इसको देख लेते हैं कि ये कहाँ उपस्थित होती हैं। तो जो सेल बॉल है वो जैसा आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये जो बाहरी लेयर है इसको हम सेल बॉल बोलेंगे। अब जो पादप का जो प्लांट सेल का जो मेन डायग्राम है उसमें भी आप देख सकते हैं, ये जो बाहर वाली लेयर है इसको हम बोलेंगे सेल बॉल। ये कठोर होती है, इसका भी हम एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो अगर आप अपने हाथ को दबा के देखेंगे तो वो आसानी से दब जाएगा, लेकिन अगर आप एक लकड़ी के टुकड़े को लेकर दबाते हैं तो वो इजीली नहीं दबेगा, क्योंकि जो लकड़ी का जो टुकड़ा है उसमें जो सेल हैं उसमें कोशिका भित्ति यानी सेल बॉल है। परंतु जो मानव होता है या कोई जंतु होता है उसकी सेल में कोशिका भित्ति नहीं होती, तो वो कमजोर होती है। सेल मेम्ब्रेन मानव और पादप दोनों में पाई जाती है। ये कोशिका की दूसरी लेयर होती है जो कि सेल बॉल के जस्ट नीचे पाई जाती है, जो कि कोशिका द्रव्य को जो चारों रंग से घेरे रखती है और प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। इसको भी देख लेते हैं ये कहाँ उपस्थित होती है। तो आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये तो हो गई हमारी सेल बॉल। इसके जो जस्ट नीचे है ये वाली जो हल्के पीले रंग की है, ये इसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। अब मेन डायग्राम में भी देख सकते हैं ये हल्की ग्रीन कलर की है, ये इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। ये लिपिड की बनी होती है जिस पे हम पहले ही बात कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारी वो है साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। ये कोशिका झिल्ली के अंदर का भाग होता है जो कि चिपचिपा होता है। इसमें 70% जल और बाकी अन्य केमिकल होते हैं। अभी देख लेते हैं कहाँ उपस्थित होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो कोशिका के अगर हम सारे अंगों को बाहर निकाल दें इन सभी को, तो जो खाली स्थान बचेगा ये वाला, इसी को हम साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य बोलते हैं। इसमें जो आप दानेदार संरचना देख रहे हैं इसको हम राइबोसोम कहते हैं, जिसकी बात अभी हम आगे करेंगे। नेक्स्ट है हमारा वो है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। केंद्रक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जिस तरह हमारी बॉडी में हमारा जो ब्रेन रहता है वो हमें मैसेज देता है कि हमको ये काम ऐसे करने हैं, उसी तरीके से जो कोशिका होती है इसमें न्यूक्लियस आदेश देता है सभी अंगों को कब कितनी मात्रा में किस अंग को कितना काम करना है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें डीएनए पाया जाता है, और कोशिका का जो दिमाग कहा जाता है वो न्यूक्लियस यानी केंद्रक को कहा जाता है। केंद्रक आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये रहा, जो कि एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से चारों ओर से कवर होता है। नेक्स्ट है हमारा
वो है क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। हरित लवक प्लांट सेल का महत्वपूर्ण अंग होता है क्योंकि पादप के लिए जो भोजन का निर्माण होता है वो इसी के अंदर होता है। ये प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो ये जो आपको दिख रहे हैं इसमें प्लांट सेल में जगह जगह ये हैं, इन्हीं को हम क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक बोलते हैं। अगर इसको हम जूम करते हैं तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसमें स्टेमा होता है जिस पर भी हम आगे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएंगी डार्क एंड लाइट रिएक्शन, उसमें इस पर बहुत अच्छे से बात की जाएगी। अभी हम प्लांट सेल को देख रहे हैं तो अभी खाली हम इसका ओवरव्यू लेके यहाँ से निकल जाएंगे। तो नेक्स्ट है हमारा वो है वैक्यूल्स यानी रिक्तकाएं। रिक्तकाएं विभिन्न पदार्थों का भंडारण करती हैं। जैसे हम कह सकते हैं आसान शब्दों में, जो वैक्यूल्स होता है वो सेल का स्टोरेज हाउस होता है एक तरीके का, क्योंकि वो सारी चीज़ों को स्टोर करके रखता है। जैसे पानी हो गया, भोजन हो गया, पोषक तत्व हो गया। और मान लो कोई अगर किसी कोश का अगर कोई अंग मर जाता है या खराब हो जाता है तो वो भी वैक्यूल्स में ही चला जाता है। नेक्स्ट है हमारा वो है, अभी हम वैक्यूल्स को देख लेते हैं। तो ये जो आपको मेन डायग्राम में दिख रहा है इसको हम वैक्यूल्स बोलते हैं। ये काफ़ी बड़ा होता है जिसमें कि भोजन, पानी सब इनका स्टोरेज होता रहता है। अगर कोई अंग है, अगर वो खराब हो जाता, मान लो ये खराब होगा तो ये भी इसी में चले जाएंगे। और अगर इसको हम जूम करके देखें तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। नेक्स्ट है हमारा वो है गोल्जी काएं। इसकी खोज सन 1889 में कैमिलो गोल्जी ने की थी। ये नली की तरह सूक्ष्म संरचना होती है जिसका मुख्य कार्य प्रोटीन का ट्रांसफर करना होता है। ये नलिकाओं की तरह होती तो है पतली, लेकिन ये बात ध्यान देने योग्य है कि ये जो नलिकाएं होती हैं ये बीच में से दबी हुई रहती हैं। जैसा आप देख रहे हैं बीच में ये जो नलिका है ये बीच में से दबी हुई है, और इनका जो कार्य होता है वो एनर्जी का ट्रांसफर करना होता है, जिसको अभी हम एक उदाहरण से देखेंगे। मान लो ये कोई पेड़ है, अब इसके इस वाले भाग में एनर्जी की आवश्यकता है, इसमें इतनी नहीं है। तो गोल्जी काएं क्या करेंगी, इन वाले जितनी भी सेल हैं उनसे एनर्जी का ट्रांसफर इधर करना चालू कर देंगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट है हमारा वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो दो तरीके होती है। पहला होता है स्मूथ ईआर और दूसरा होता है रफ ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको अभी हम आगे देखेंगे क्या कर रहे हैं। कोशिका द्रव्य में चपटी नलिकाओं का जाल फैला होता है जिसको ईआर कहते हैं। इसको कोशिका का कंकाल भी कहते हैं। ये भी हम क्यों जानेंगे इसको कंकाल क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये वाले जो जिसपे राइबोसोम उपस्थित हैं इनको रफ बोलते हैं यानी रफ ईआर, और जो ये वाले इस पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होते इन पर स्मूथ बोलते हैं इनको। ये जो जिस पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं ये प्रोटीन का निर्माण करती हैं, और जिस पर राइबोसोम उपस्थित नहीं रहते इसमें वसा का निर्माण होता है। और इसको हम जो कोशिका है उसका कंकाल क्यों बोलते हैं, उसका कंकाल ये बोलते हैं। पहला तो ये कोशिका का जो न्यूक्लियस रहता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, उसको सपोर्ट करती है कि उससे कोई अंग ना टकराए, और दूसरा ये जो कोशिका रहती है कोशिका झिल्ली को भी बाहर की तरफ ढकेल के रखती है चारों लंग से, ताकि वो पिचके नहीं। नेक्स्ट है हमारा वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस भी बोलते हैं। पावर हाउस हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एटीपी का निर्माण होता है, और एटीपी का भंडारण भी होता है और ट्रांसफर भी होता है, इसलिए हम इसको पावर हाउस बोलते हैं। हालांकि जो मनुष्य की या जंतु की बात करेंगे उसमें जो श्वसन क्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आप डायग्राम में अगर देखें तो ये रही। अगर इसको हम जूम कर दें तो ये कुछ ऐसी दिखेगी। नेक्स्ट है हमारा वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट रहते हैं और कोशिका द्रव्य में फैले होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो जगह जगह जो राइबोसोम आपको दिख रहे हैं, हम इसको मार्क कर देते हैं थोड़ा सा। ये जो आपको दिख रहे हैं जगह जगह ये पॉइंट से, इन्हीं को हम राइबोसोम कहते हैं। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस पे भी उपस्थित होते हैं। इनका जो मेन कार्य होता है वो होता है प्रोटीन का निर्माण करना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना नहीं भूलिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।